नमस्कार व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिम एशिया में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहां शांति स्थापित हो रही है। पश्चिम एशिया अब प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका के द्वारा अब्राहमिक अकॉर्ड के थ्रू यूएई, सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच कई शांतिपूर्ण समझौते हुए। चाइना ने भी इसमें पहल की और शिया सुन्नी डिवाइड को बांटने की कोशिश की, लेकिन अचानक से हमास के द्वारा 5,000 दाग दिए गए इसराइल की तरफ। इससे पूरी दुनिया में एक खतरा मंडरा रहा है। भारत पर भी इसका असर होगा। इन सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामरिक विषयों के जानकार RSN सिंह साहब। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। सर, आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या दुनिया इससे प्रभाव पड़ेगा? भारत पर इसका क्या असर होगा? इसराइल की अब युद्ध नीति क्या रहेगी? क्योंकि जो ये हमला हुआ है, 5,000 रॉकेट, 300 से ज्यादा इजरायली मारे गए। इसराइल के तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ये 9/11 जैसी घटना है और 50 सालों में पहली बार ऐसा हमला हुआ, इतना विभत्सक हमला। जिसको आपने आपके सुनने दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने बिल्कुल सही कहा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व। रॉकेट तो जा रहे थे गाजा स्ट्रिप से। बीच बीच में वो ये होता था, फिर खत्म हो जाता था, और उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी इसराइल ने, ऐसी बात नहीं है। आयरन डोम जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पूरा लगाया हुआ था। अगर आंकड़ों पे जाए और दावे पर जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि 92% उसका सक्सेस रेट था। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इतना हाई नहीं था, क्योंकि जब वो इंटरसेप्ट करता था ये रॉकेट्स को, तो कई बार जो वॉरहेड होता है उसके वॉरहेड को नहीं रोक पाता था। हालांकि वो उसका दिशा बदल जाती थी, तितर बितर हो जाती थी, भटक जाती थी अपने तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो वॉरहेड तो जाके गिरता था। तो जो भी हो, एक आयरन डोम एक बहुत इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको कि इजराइल ने स्थापित किया हुआ था ऐसे हमलों के खिलाफ। और उसके साथ उन्होंने कोई उस इलाके में 10-15 हजार बंकर्स बनाए थे। लेकिन इस तरह का, जिस तरह के ये जिसको कहते हैं मैसिव असॉल्ट, 5,000 रॉकेट्स का, ठीक है, एकदम एक ये। और उस रॉकेट असॉल्ट, तो उससे क्या होता है कि जो भी आपने सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम आपने लगाए हैं, वो पूरा ओवरवेल्म हो जाता है। जैसे कि हम इसकी बात करते हैं ना, स्वॉर्म ड्रोन्स की, कि मान लीजिए अगर मधुमक्खी की तरह ड्रोन्स आ रहे हैं आपको, तो आपका जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। तो उसी तरह की इन्होंने कार्रवाई की। और जब ये मैसिव रॉकेट असॉल्ट हुआ है 5,000 का, और आपको मैं बता दूं एक तुलनात्मक, मैं एक आपको आंकड़े बता दूं कि 2005 से लेके 2014 तक, यानी कि तकरीबन 9-10 साल में कोई 16,000 रॉकेट फायर हुए थे। अच्छा, ठीक है ना। हमास के द्वारा। हमास तो 2007 में आया है, और उस, लेकिन मैं 2005 से लेके जब पीस अकॉर्ड हुआ था और 2014 तक, ठीक है, 16,000। और यहां पर 10 साल में 16,000, और यहां एक दिन में 5,000। एक दिन में 5,000 रॉकेट। ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि ये कितना एक भीषण हमला था। और यही नहीं, ये उसके साथ 7 जगहों पे इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, वहां जाके इजरायलीज को मारा। और आपने देखा कि जो हम जो रूप देखते हैं ये इस्लामिक कट्टरपंथी का, जो आईसिस का देखा, और हम अपने सब कॉन्टिनेंट में बिल्कुल वो क्रूएलिटी जो था, से कैसे औरतों को, बच्चों को इन्होंने मारा है। तो एक आंकड़े के मुताबिक 200-250 कम से कम इजरायली मारे गए हैं, हजारों में लोग घायल हैं। अभी और तक जो रिपोर्ट आ रही है और ठीक है, ये कुछ लोगों को हॉस्टेज लिया गया है।
तो ये इसको अगर हम ऑपरेशनल टर्म्स में अगर कहें, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के टर्म्स में या टैक्टिकल टर्म इसका देने का कोशिश करें, तो ये एक तरह का रेड था कि आपने मैसिव फायर असॉल्ट किया और उसकी आड़ में आप तुरंत गए लाइटनिंग स्पीड से, आपने वहां पर छापे मारे, लोगों को पकड़ा और अपने टेरिटरी में आप लेके आ गए। तो यू कैन कैटेगराइज इट एज अ असॉल्ट। और ये फ्रंटेज कोई ज्यादा नहीं है, अगर आप पूरा देखें इजराइल का गाजा स्ट्रिप का जो वो इलाका जो है वो 51 किलोमीटर का है, ठीक है ना। अच्छा, 51 किलोमीटर का वो पूरा वो ये है बॉर्डर है। तो इस हमले के बाद से अब कई तरह के लोग कई बातें कर रहे हैं। एक बात लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, इतने रॉकेट्स कैसे आ गए। यम कपूर का ये 50th एनिवर्सरी था, है ना, जो 1973 में यम कपूर वॉर जो हुआ था उसका 50th एनिवर्सरी था, इसकी अपेक्षा क्यों नहीं की गई थी। तो मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जहां तक रॉकेट्स का लोग कह रहे इतने रॉकेट्स कहां से आ गए, तो मैं आपको बता दूं आज वहां पे 21 लाख की पॉपुलेशन है गाजा स्ट्रिप में। मतलब वहां पे कई ऐसे जगह हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसी के अंदर में घर घर में रॉकेट बन रहे हैं वहां पे इस स्केल में। कुछ ईरान के द्वारा सप्लाइड अवश्य है, ठीक है, लेकिन जो ये शॉर्ट रेंज रॉकेट्स जो है ये घर घर में बन रहे हैं। तो सर उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना? नहीं, वो रॉ मटेरियल उन्होंने ये काबिलियत हासिल कर ली है वो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि ये बहुत बड़ा कोई इंटेलिजेंस फेलियर है या इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई। इनका मानना था जो कहाँ पे चूक हुई है इनकी, कि इनका मानना था कि हम हवाई हमले करते रहें और आर्थिक मतलब आर्थिक पाबंदी इन पे लगाते रहें, और आर्थिक रूप से जब इनको हम स्क्वीज कर देते हैं, इन पर दबाव डालते हैं, तो हमले ये हमले करते हैं उसके साथ हम झेलने के लिए हम सक्षम हैं। ये इजरायलीज का ये उनकी ये सोच थी। इस पैमाने पे, इस स्केल पे उन्होंने हमला इस तरह का नहीं सोचा था। अब ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों ने जब इस जो पूरी अप्रोच थी, जो सैन्य अप्रोच था, ठीक है ना, इस सैन्य तरीके पर लोगों ने आपत्ति नहीं उठाई थी। वहां के डिफेंस मिनिस्टर एविडगोर लिबरमैन जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 2018 में रिजाइन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इनके साथ कोई इनके रहमी मत बरतो इनके साथ, ठीक है, और आप ग्राउंड ऑपरेशंस करो। उनकी ये मान्यता थी, और इनको एक बार में ध्वस्त कर दो। लेकिन कुछ अंतरराष्ट्रीय समीकरण ऐसे बने उस समय कि काफी शांति वार्ताएं चल रही थी, और ऐसे ऐसे कूटनीतिक क्षेत्र में इतने बड़े कदम उठाए गए थे अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा, कि आपने सही कहा कि ऐसा लगता है था कि अब वहां पर शांति होगी, और शांति के बाद, और आपने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इस्लामिक कट्टरपंथ अब अपने निकास के रास्ते पे है। और ये आपका सोचना या किसी का सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि प्रिंस सलमान आपने देखा कि उन्होंने कट्टरपंथ इस्लाम के खिलाफ उन्होंने कितनी कार्रवाई की। वो सऊदी अरेबिया की पूरी संस्कृति बदल रहे थे, ठीक है ना। औरतों का वहां पे इमांसिपेशन हो रहा था, वो उन क्षेत्रों में आ रही थी जहाँ पे पहले कभी नहीं देखी गई थी। स्टेडियम में वहां औरतें देखी जा रही थी, कई जगह पे वो बॉर्डर जो पॉइंट्स है वहां पे औरतों की नियुक्ति हो रही थी। तो तमाम ये चीजें हो रही थी वहां पे। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सऊदी अरेबिया और खास करके यूएई
इसका बहुत इसका असर पड़ा। आप अगर आज यूएई चले जाएं तो आपको जैसे इजरायली टूरिस्ट का वहां तांता लगा रहता है, इजरायली पर्यटकों का, और बहुत सौहार्दपूर्ण रिश्ते बन रहे थे, उभर रहे थे। और उसके अलावा सऊदी अरेबिया से अभी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर काफी आदान प्रदान हो रहा था कई चीजों का, अंदर से काफी कूटनीतिक कांटेक्ट उनके बन रहे थे। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा आपने सही कहा कि चीन ने इस पे पहल की, और चीन भी क्योंकि वो एक अपने आप को एक ग्लोबल पावर मानता है, तो उसने भी कहा कि इस क्षेत्र में हमारा बोलबाला होना चाहिए। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और कई दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट से, हथियार के सप्लाई से वहां पर उसका कुछ वर्चस्व बढ़ा है। ईरान चाइना पाइपलाइन की बात हो रही है, तय हो गया है। सैकड़ों बिलियन डॉलर ने उसने अनाउंस किया है कि मैं चाइना में, ये ईरान में इन्वेस्ट करूंगा। तो चीन ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की। अब ये सैकड़ों साल से ये इस्लामिक दुनिया में जो दो हिस्से हैं, एक शिया दुनिया, द शिया वर्ल्ड एंड द सुन्नी वर्ल्ड, इन दोनों के अगर इसका सरगना है इस सुन्नी वर्ल्ड का, तो सऊदी अरेबिया अपने आप को मानता है अरब वर्ल्ड, और दोनों का ये मानना है कि हम इस्लाम के असली हम ठेकेदार हैं, हम इस्लाम के असली रहनुमा हैं। इसलिए जब भी अरब इजराइल के वॉर के बाद जब ये पूरे अकॉर्ड्स हुए, ठीक है ना, 1979 में अकॉर्ड्स हुए, 1993 में अकॉर्ड हुए, तो ईरान का ये कहना था कि इन्होंने हालात के साथ समझौता कर लिया है और इस्लाम को इन्होंने बिल्कुल अबेंडन कर दिया है ये अरब देशों में। तो उस समय से इनकी कटुता ही नहीं, दुश्मन वाले जो रिश्ते हैं इनके बीच में है, उसको इन्होंने आपने जैसा कहा कि पाटने की कोशिश की। और इन्होंने बहुत साल के बाद सऊदी अरेबिया और ईरान ने ये इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम अपने कूटनीतिक रिश्ते जो हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वह पुनः स्थापित करेंगे, हम अपनी दुश्मनी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें हो रही थी। अब हो क्या रहा था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमास का अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफैक्टर जो था, जो उसको हथियार और पैसे जो सप्लाई करता था, तो वो था ईरान, सीरिया। तो वो ईरान इसको हमास को भी देता था, लेबनान में हिजबुल्लाह को भी देता था, ठीक है, सीरिया में भी कुछ जो ऐसे तत्व हैं उनको भी देता था। अब ये जो हमने जो ये शांति वाली जो पहल हमने देखी अमेरिका और चीन और इसके द्वारा, तो ऐसा शायद हमास को लगा कि वो अब बिल्कुल वो रिडंडेंट होते जा रहे हैं, अब उनको कोई दुनिया में उनको कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। एक दूसरे ही ट्राजेक्टरी पे ये पूरा जो वेस्ट एशिया है ये चल पड़ा है, और ये सब पैलेस्टीनियन इशू जो है वो ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया है। तो उनके लिए भी ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, क्योंकि ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और लोग इस बात को समझ लें कि ऐसा नहीं है कि उनको ये नहीं, उन्होंने ये फैक्टर किया होगा कि इसका रिएक्शन क्या होगा हमास में, लेकिन वो एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और सैकड़ों उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग्स किए हैं। तो वो एक सुसाइडल एक्शन जो है उसका उनसे उम्मीद की जा सकती है, वो कि अगर
रिटालिएशन होगा इजराइल से, तो मरने के लिए तो पहले वो मरने के लिए तैयार है। तो अब सवाल उठता है कि इसका विकल्प के दुनिया पे क्या असर होगा, जी खास तौर पे भारत के लिए? नहीं, दुनिया के असर ऐसा है कि एक तो मैंने कहा कि क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे, अकेला महसूस कर रहे थे, अबेंडेड महसूस कर रहे थे, तो उनको ये था कि इसको कहीं ग्लोबल सेंटर स्टेज में लाया जाए, ये पूरे पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम को, और इसलिए इस्लाम के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जाए। अब है क्या कि कल मैंने कुछ प्रक्रियाएं देखी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के, उधर तालिबान के तरफ से भी आया है अफगानिस्तान में, और कई लोग। तो सबसे पहली बात, तो बुनियादी बात यह है कि आप हमास को क्यों केवल आप उसके सपोर्ट में उतर रहे हैं? अगर पैलेस्टीनियंस का मामला है तो वेस्ट बैंक जैसे इजराइल है, तो जब शांति समझौता हुआ तो एक टेरिटरी दिया मेडिटेरेनियन से लगा हुआ गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना, जिसको 45 किलोमीटर और 6 से 10 किलोमीटर 45 किलोमीटर, तो वो वॉशिंगटन डीसी के बराबर है वो साइज में, ठीक है ना, 21 लाख पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे ये आपका पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी, ये दूसरा एक एनक्लेव जो है इस तरफ है, जॉर्डन की तरफ है, ठीक है ना, जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं। अब वेस्ट बैंक के साथ इनका जो करीब 207 किलोमीटर नहीं 307 किलोमीटर का वो है, बॉर्डर है या फ्रंटियर है इस तरीके। तो वहां पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, वहां मोहम्मद अब्बास वो रूल कर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी है, 87 के ईयर्स के हैं, लेकिन उन लोगों ने तो कब इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है। वो तो हमास से खुद त्रस्त थे, समझ रहे आप? वेस्ट बैंक में 2007 में इन्होंने जबरदस्ती इन्होंने सत्ता छीन लिया था, ठीक है, और इनके पूरे वो तरीके टेररिस्ट थे, और इनका डिमांड था कि हमें ये शांति वांति होनी चाहिए, हमको तो वही टेरिटरी चाहिए जो 1967 के पहले थे, वॉर के पहले, ठीक है। तो अब आगे आप इसका असर क्या पड़ेगा? अब इजराइल के लिए आप देखिए, इजराइल के नॉर्थ में लेबनान है, ठीक है, वहां पे हिजबुल्ला है, इस तरफ ईस्ट में सीरिया है, और यहाँ पे हमास है, ठीक है ना, वेस्ट में। साउथ में इजिप्ट है। इजिप्ट में जो अल सीसी है वो हमास से काफी वो क्षुब्ध है, क्योंकि सीसी का जो उनके जो प्रतिद्वंदी हैं इजिप्ट के अंदर में, वो है आप ये मुस्लिम ब्रदरहुड है, समझ गए? वो मोरसी जो था वो जिसको हटा के वो दोबारा सत्ता में आया सीसी, तो उनका मानना है कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग इनका संरक्षण प्राप्त है, हमास का या गठजोड़ है। तो इजिप्ट तो शायद इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, लेकिन आज की जो खबरें आ रही हैं कि वो लेबनान फ्रंट पे भी कुछ हो रहा है, ठीक है ना। हालांकि लेबनान के साथ 79 किलोमीटर का बॉर्डर है, लेकिन वहां पर भी ये सब कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। वहां पर भी ये एंटी इजराइल जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उसको भी ईरान का समर्थन है, तो एक फ्रंट उधर है। अब इधर कहीं सीरिया की तरफ एक फ्रंट न खुल जाए, अच्छा उसके बाद कोई एक तरफ मेडिटेरेनियन है, ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति शायद दुनिया में कठिन परिस्थिति, जिसको स्ट्रैटेजिक लोकेशन कहते हैं, इतना डिफिकल्ट स्ट्रैटेजिक लोकेशन दुनिया में किसी भी देश का नहीं है, ठीक है ना। चारों तरफ से वो मुस्लिम वर्ल्ड से घिरा हुआ, पूरा बीच में एक ये एक तरह का एक द्वीप कहिए, एक जूइश यहूदियों का एक द्वीप
चारों तरफ ये अरब के मुसलमान। लेकिन आप लोग आपने पूछा कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। बाकी में छोड़ दीजिए कि इसका सामाजिक रूप से, इसका हमारे राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। आप कभी नक्शे को देखें और इजराइल का स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखें। और मैं लोगों से ये कहता हूं कि इस बात पे थोड़ा गौर करें कि अगर इजराइल नहीं होता तो क्या होता। लेकिन इससे पहले एक और सवाल ये मुझे याद दिलाइएगा कि अगर इजराइल नहीं होता तो क्या होता। यहां पर ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारी जमीन थी, ये अरब्स की थी, ये पैलेस्टीनियंस का था, ये बाहर से आए। ये अब सबसे बड़ा सवाल, और कई साल हमने अपने जो डिप्लोमेसी थी इजराइल को लेके इसी में गंवाई हमने, कि नहीं नहीं ये बाहर के लोग आए और पैलेस्टीनियंस को, हमारे जो मुस्लिम, हमारा जो वोट बैंक है उनको अपीज करने के लिए हमने किया। एक सवाल आपसे पूछता हूं कि पहले कौन था वहां पे उस जमीन पर। और इससे बहुत सारी ये हकीकत हमारे साथ भी जुड़ी हुई है। पहले तो यहूदी लोग ही थे वहां पे, उसके बाद क्रिश्चियन है, हाँ फिर जाके, हाँ बिल्कुल, फिर ये लोग आए। ठीक है, तो ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि जो सबसे बाद में आता है जमीन उसी की हो जाती। बिल्कुल सही। ये कश्मीर पर भी लागू होता है और हिंदुस्तान पे भी लागू हो, और जब बाबरी मस्जिद की बात होती तो उसपे भी लागू होता था। कि ये कहां लिखा है कि जो बाद में आया जिसने जमीन ले लिया उसी की हो गई जमीन। और अगर यही आपने यार्डस्टिक आपने अगर अप्लाई किया है, ठीक है ना, यही पैमाना है अगर आपका, तो आखिरी में तो फिर इजराइल बनाए तो पूरी तो जमीन उनकी हुई ना। तो ये सरेआम ये बेहुदागिरी है, ठीक है ना, ये जो क्लेम कर। अब हम आते हैं उस सवाल पे कि अगर इजराइल नहीं होता तो क्या होता। तो आप नक्शा देखिए, पूरे इस इस्लामिक वर्ल्ड में के छाती में इजराइल जो है एक डैगर की तरह। अगर इजराइल नहीं होता तो एक बिल्कुल कंटिगुअस वो लगातार जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। और ये आपको नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया को दो भागों में बांटता है। इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना ये सारे इस्लामिक देश मतलब एक तरह का ये ब्लॉक हो जाते, ठीक है ना। और दूसरी बात कि इजराइल, ये मत भूलिएगा कि उसके उस स्वेज कैनाल के साथ भी लगा हुआ है। वो रेड सी भी उस इलाके में, ठीक है ना, स्वेज कैनाल और रेड सी। और आपको मालूम है कि स्वेज कैनाल कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर इजराइल नहीं होता तो ये तो कुछ भी कर देते, ये तो पूरी दुनिया को ब्लॉक कर सकते थे स्वेज कैनाल पे, ठीक है ना। इनका जो रवैया है, ठीक है। 1956 में जब इसने नेशनलाइज किया था इजिप्ट, नासिर ने स्वेज कैनाल को, तो हाहाकार मच गया था। पूरा फ्रांस की सेना, ब्रिटेन की सेना वहां पर इकट्ठी हो गई थी, ठीक है। तो अगर इजराइल नहीं होता तो आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ मतलब इसका क्या असर हम पर पड़ता। अब है क्या कि अब इजराइल के पास अगर सैनिक रूप से देखें तो अभी क्या उसके पास विकल्प है। तो मैं टेलीविजन चैनल पे था, टाइम्स नाउ पे, एक महिला इजरायली फोर्सेस की थी, रिटायर्ड कोई कर्नल थी, उनका भी नाम आयसिन था। तो वो जब भी आयसिन बुलाता था एंकर तो मुझे लगता था आरएसएन बोल रहा है ना। तो कल वो काफी कंफ्यूजन भी हुआ उसमें। तो वो मैंने उनको कहा, और एक दो और इजराइल के एक्सपर्ट्स थे, मैंने कहा देखिए
कि उन्होंने जो ये हॉस्टेजेस लिए हैं उसके कारण अगर आप कैपिचुलेट कर जाते हैं, आप उनकी बातें मान लेते हैं, उनका तो यही होगा कि आप बार्गेनिंग, तो अगर कैपिचुलेट कर गए तो इसराइल खत्म, फिर इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं बन जाता है। और मैंने कहा कि इसका एक ही विकल्प है कि आपको पूरे गाजा स्ट्रिप को जमीन पर ध्वस्त करके जमीन को बराबर कर देनी होगी। जब आपके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाए, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि कितना भी आप बलिदान दे दो वो भी कम होगा। हमास भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लड़ रहा है, इसराइल भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ये कर रहा है। लेकिन अभी ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें कौन सा, एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री, एज अ स्टूडेंट ऑफ वॉरफेयर, मैं ये देखना, ये मेरे लिए बड़ी रुचि की बात होगी कि आखिर में कौन सा विकल्प अपनाते हैं, क्योंकि इसमें ग्राउंड अटैक जितना लोग आसान समझ रहे हैं उतना है नहीं। हाँ, उसने इतने टनल्स वगैरह बनाए हुए हैं, पूरा वो अर्बन इलाका है, हाँ, बिल्डिंग्स है, डोर टू डोर फाइट, मतलब अर्बन एरिया में, बिल्टअप एरिया में जो फाइटिंग होता है बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा उन्होंने वहां पे टनल्स भी बनाए हुए हैं। ये भी हो सकता है कि और भी वो आपके हॉस्टेज वो ले लें। तो मेरे, अगर मुझसे पूछें तो मुझे तो एक ही विकल्प लग रहा है कि ये भारी मात्रा में टीएनटी, आपको मालूम है जैसे जो उसने कहा था ना आर्मिटेज ने कि वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज। अगर एंड्योरिंग ये करना है तो तब तक इनकी बॉम्बिंग जारी नहीं होनी चाहिए जब तक ये हाथ खड़े ना कर दें ये लोग, नहीं तो इसका कोई एंड्योरिंग सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और मैं इसमें कहीं भी मैं ये बीच का रास्ता मैं नहीं देखता हूं इसमें। ठीक है कि कोई बातचीत से तो कोई हल निकल सके, वो टेररिस्टों के साथ क्या बातचीत है? उसका कोई उसको वो कोई विकल्प भी नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है। और अगर आप देखें कि इसमें बाहरी ताकतों का क्या ये होगा, तो बाइडेन ने तो कहा है कि जो भी हो सकता है हर किस्म की हम मदद करेंगे, उसने उसने कहा। और एक बात याद रखिएगा कि इजराइल में जो जूइश डायस्पोरा है यूएसए में, वो बहुत पावरफुल है और इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है ना, अभी हमारी डायस्पोरा भी अब थोड़ा वहां प्रभावशाली बन रही है, लेकिन इजरायली डायस्पोरा और सॉरी जूइश डायस्पोरा और हिंदू डायस्पोरा में बहुत फर्क है। वो ऐसे ये उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं कि रंधावा बन गई निक्की, निक्की हेली, ठीक है ना, ये उल्टे सीधे काम आप ये अपने ही लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं। वो एक है बॉबी जिंडल, वो मुझसे वो पूछता था, वो तारिक फतेह, वो तो कनाडा में पूछता, कहते यार तुम लोग को कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं, ये क्या है ये बॉबी जिंडल, पहले प्रोटेस्टेंट था फिर रोमन कैथोलिक बन गया, ये मतलब ऐसे ऐसे आपको लोग वहीं पे मिलेंगे। लेकिन आपको ये एक बात मैं बता दूं, जूस के साथ ऐसा नहीं। वो यहूदी लोग वो जानते हैं 2000 साल तक दुनिया में, दुनिया भर के देशों में वो अपना होली बुक और अपनी वो लिए हुए, वो 2000 साल तक उन्होंने सफर किया, प्रताड़ित हुए। तो उनको मालूम है कि हमारा मतलब इजराइल का क्या महत्व है। और आपको एक मैं बता दूं, और बहुत लोग वो मोनिका लेविंस्की की बात करते हैं। मोनिका लेविंस्की एक बहुत बड़ी जूइश भक्त थी और उसने अब इजराइल को बचाने के लिए
उस स्तर पर भी, उस स्तर पे जाने का भी गुरेज नहीं किया। उसका उस स्तर पर भी जाने का उसने उसने बदनामी सहा। नाम के साथ अपने देश के लिए, नाम तो सभी कमाते हैं, सब लोग चाहते हैं मैं हीरो बन जाऊं, मेरी मूर्ति बन जाए, लोग मेरी मूर्ति पर माला पहनाए, लेकिन देश के लिए बदनामी उठाना ये सबसे बड़ी कुर्बानी है देश के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देयर इज नो प्राइस बिग इनफ जब आपकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात आती है। और क्या देश है साहब, एक वहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, वो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा वो सेना में शामिल होने के लिए उन्होंने वो आ गया है। तो ये अब आप हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर ये बात करें तो ये भी एक जो भी अपने हमास के जो कार्रवाई, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि देखिए लोग हमेशा सोचते हैं कि 71 की लड़ाई ही एक युद्ध का तरीका है, युद्ध पद्धति है। नहीं, कई तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कारगिल में आपने कंस्ट्रेंट्स देखे, एलओसी के नहीं क्रॉस करना, ये नहीं करना है, ठीक है। हमारे पास आखिरी वक्त वो जो लड़ाई के वक्त अमेरिकन ने अपना जीपीएस सिस्टम नहीं दिया था, इसलिए हवाई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो ये भी एक तरीका है जो कि हमको इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ये वाली टेक्निक तो नहीं, लेकिन इसी का मॉडिफाइड टेक्निक कल को हो सकता है पाकिस्तान एलओसी पर करे। तो इसके लिए हमको अपने पूरे वॉर गेमिंग करनी चाहिए, जो कि लोग कर रहे हैं। हम मुझसे बहुत ज्यादा होशियार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं तो पब्लिक डोमेन में हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी तैयारी जरूर होनी चाहिए कि एक अचानक इस तरह का मैसिव हमला हुआ और उसमें इस तरह का आप जाके रेड करके आगे। अभी वही मैंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आया है, तो ये स्वार्म ड्रोन्स का उसका खतरा हमेशा बना हुआ है। आपने देखा कि टेक्नोलॉजी क्या करती है, बॉर्डर फेंसिंग को किस तरीके से वो बिल्कुल मतलब एक तरह से न्यूट्रलाइज नहीं किया है, लेकिन उसके असर को तो कम कर ही दिया है ना, कम कर दिया है। तो ये तमाम ये युद्ध के जो तरीके होते हैं वो सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं। ये एक नई तरह की एक युद्ध है, और लेकिन जो ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमने तरीका देखा है, इनका डॉक्ट्रिन क्या था, ये भी बात समझ लीजिए। एक बहुत छोटा देश है इजराइल, एक बहुत छोटा देश है, ठीक है ना। अब उसका पूरा अगर आप वो देखेंगे तो इसका बॉर्डर देखें, लेबनान के साथ 79 किलोमीटर, सीरिया के साथ 76 किलोमीटर, छोटे छोटे बॉर्डर्स हैं इनके। हमारी तरह नहीं 3,440, बांग्लादेश के साथ 4,000 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,600 ये छोटे छोटे। लेबनान 79 किलोमीटर, सीरिया 76 किलोमीटर, जॉर्डन 238 किलोमीटर, इजिप्ट 266 किलोमीटर, हमारा नेपाल के साथ 1800 किलोमीटर है भूटान के साथ 550 किलोमीटर। तो एक बात मैं कह रहा हूं, तो ये बहुत छोटा देश है, तो इनके पास स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं, इसलिए वेट नहीं कर सकते ये कि तुम अंदर आओ फिर हम तुमको नहीं। हम वो कहते अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ट्रेडिंग स्पेस फॉर टाइम, कि ठीक है अंदर आओ। जैसे चाइनीज का है ना, उनका डॉक्ट्रिन नहीं था, कोई बात नहीं आप अंदर आओ, फिर हम आपको अंदर आके देख लेंगे हम, ठीक है। माओ का यही डॉक्ट्रिन था, ठीक है ना, कि हम ऐसे हम क्यों आपसे मुंह लगने जाए, वहां पे हम गुरिल्ला वॉरफेयर से अंदर में आपको ठोकते रहेंगे, अंदर आके तो देखो। उनके लिए वो लग्जरी नहीं। तो इसलिए इजराइल का जितना डॉक्ट्रिन है वो प्री एम्प्टिव रहा है, कि अगर उनको ये पता चलता है
अगर उनको ऐसा लगता है कि ये एक पोटेंशियल खतरा है, यहां से खतरा, उसको जाके वो जैसे इराक में उसने हमला कर दिया, वहां पर जाके उसने जो न्यूक्लियर वो था ईरान का, वहां पर हमला कर दिया। और आज भी अगर ईरान को ये ऐसा इजराइल को अगर ये महसूस होता है कि कोई देश हमास के सपोर्ट में वहां से कुछ कार्रवाई करेगा या वहां से अपने सैन्य सामान उसको मुहैया करवाएगा, हो सकता है कि ये लोग पहले ही प्रीएम्प्ट कर दें। ये इंतजार नहीं कर सकते ये लोग। ठीक है, तो ये जो आप मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाते हैं वो भी परिस्थिति के अनुसार बनाते हैं। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि इसका क्या स्वरूप होगा, तो मैं भी नहीं जानता इसका स्वरूप क्या होगा। दूसरा, इसका इस्लामिक वर्ल्ड पर क्या असर पड़ेगा। अब इस्लामिक वर्ल्ड तो मैं बहुत दुविधा में कि भाई इनके साथ जाएं कि इनके नहीं जाएं। कुछ लोग कहेंगे आपने इस्लाम का ये वास्ता छोड़ दिया, तो वो भी एक बहुत ये देखने वाली एक रुचि वाली बात होगी, इंटरेस्ट वाली बात होगी। लेकिन इस बीच मुझे सबसे अच्छा जो बयान लगा वो भारत की तरफ से था, बिल्कुल क्लियर, अनएम्बिगुअस, बिल्कुल कहीं कोई इफ मतलब वो जिसको कहते हैं एम्बिवेलेंस ना इधर ना उधर, नहीं, बिल्कुल क्लियर, अनएम्बिगुअस। ठीक है, वो हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर में हमारे स्टॉक को दिखाता है, उसको जाहिर करता है। और मैं तो यही कहूंगा कि हमने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ है, हमने इस्लामिक वर्ल्ड का ठेका नहीं लिया हुआ है। हम तो भारत के जो हित में होगा हम उसके पक्षधर होंगे, और इजराइल हमारे पक्षधर में है। ठीक है, हमको उनसे कारगिल के समय भी बहुत सहायता मिली, वो कई डिफेंसेस में। और इजराइल से एक और चीज सीखने की जरूरत है कि 1967 की लड़ाई तक जब इसने अकेले सबको ठोक दिया था, ठीक है ना, सभी अरब देशों को, उस समय तक इसके जो वेपन सप्लाई थे वो फ्रांस थे से, जो हाई टेक वेपन्स थे। फिर उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया 67 वॉर के बाद। फिर ये अमेरिका से, और उस समय अमेरिका से हथियार खरीदने लगे। उसके बाद ये इंडिजिनस अपना वो करना शुरू किया, और आज देखिए वो कुछ क्षेत्र में दुनिया के बिल्कुल नंबर 1 मैन्युफैक्चरर्स है, कुछ टेक्नोलॉजिकल कैटेगरीज में। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। आपको अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो दर्शकों, आपको ये चर्चा आप जरूर पसंद आई होगी। कोई प्रश्न हो, कोई ऐसे अपनी राय देनी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत।